आज की इस कहानी में आपका खुशामदीद। ये कहानी बहुत ज़माने पहले की है। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा, बहू तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के साथ कुछ काम के लिए गांव जाना है। मैंने कहा, सासू माँ आपका बेटा और आप नहीं जा सकते। तब सासू माँ ने कहा, बहू तुम जानती हो कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हारा शौहर यानी मेरा बेटा हमेशा अपने काम में मसरूफ रहता है या अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आपको सही लगे। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें प्रॉपर्टी के काम के लिए जाना है और ये बहुत अहम है। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें बस सोमवार से बुध तक बाबूजी के साथ रहना है। गुरुवार को काम कर लेना और जुमा या हफ्ता को वापस आ जाना। तुम्हें भी एक नया तब्दीली मिलेगा। हमारे गांव का घर बहुत खूबसूरत और बड़ा बड़ा है। कहा माँ कहर्ड। मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप फिक्र ना कीजिए, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। अब मैं आपको अपने बाबूजी के बारे में बताती हूँ, यानी मेरे ससुर जी के बारे में। मेरे ससुर जी की उम्र तकरीबन 60 साल होगी, लेकिन इस उम्र में भी वो बहुत मजबूत और ताकतवर हैं। हमारा कारोबार शुरू से ही अच्छा चलता आ रहा है, इसलिए हमारे खानदान को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमारे पास नौकर चाकरकार और बंगला सब है। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब के अमल से पैदा हुई है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरे शौहर के ज़रिए पैदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे शौहर में वो सलाहियत नहीं। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे सिसर जी को पता है। घर में और किसी को भी ये बात नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ को भी नहीं। जब मेरी सासू माँ ने मुझे गांव जाने के लिए कहा तो मैं अंदर से थोड़ी खुश हो गई। इस रात मैंने अगले दिन गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। हाँ, घर में मैं हमेशा साड़ी का पल्लू सर पर ही रखती थी। हमारे घर में ये रिवायत थी कि औरतों को बगैर पल्लों के किसी भी मर्द के सामने नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत ही सनसकारी बहू हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी ज्यादा देर तक किताब मत पढ़िए, कल हमें जल्दी गांव जाना है, आपने ही मुझे बताया था। मैं ने अपने ससुर जी के बैग में भी कुछ सामान रखी थी, लेकिन अब ससुर जी का ध्यान कहीं और था। वो किताब पढ़ने की बजाय दूसरी तरफ देख रहे थे। एक बात बताना भूल गई, मेरा नाम सवेता है और मैं एक सादा खानदान से हूँ। और हाँ, मैं बहुत गोरी हूँ और थोड़ी मोटी भी। मेरी नाक बिल्कुल सीधी है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र 41 साल है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी कद 5 फीट 2 इंच है, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी आंखें कैसी होंगी। जी हाँ, मेरी आंखें थोड़ी सोजी हुई हैं, लेकिन वो पपीते की तरह थोड़ी लटकी हुई हैं। मैं साड़ी बिल्कुल मॉडल भपाशा बासु की तरह पहनती हूँ। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप मेरी तस्वीर जहन में बना सकें। सोमवार का दिन आ गया और हम दोपहर के बाद थोड़ी देर से निकले। हम गाड़ी से जा रहे थे और मेरे ससुर जी गाड़ी चला रहे थे। ट्रैफिक की वजह से हम शाम को हरट गांव पहुंचे। हमारा यहाँ एक घर है, एक छोटा सा बंगला जो एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ है, लेकिन गाड़ी वहां तक जा सकती है। एक मंजिला घर, खूबसूरत पहाड़। ठंडी हुआ, हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे, इसलिए उन्होंने हमें रात को खाने पर बुलाया। वहां हमारे घर की देखभाल करने वाला एक नौकर सोनो भी था, लेकिन इसके घर वालों में से किसी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो सुबह जाने वाला था और ससुर जी ने इसे अपने गांव जाने की इजाज़त दे दी थी। बारिश हो रही थी और हम एक रिश्तेदार के घर खाने के लिए गए। दरअसल हम सारे खाने पीने की चीज़ें वहीं ले गए थे। फिर मेरी बड़ी सासू माँ आई और हमारे दरमियान कुछ घरेलू बातें हुई। घर की सियासत तो होती ही है। इस रात बड़ी सासू
माँ भी हमारे घर रखी थीं और मेरे ससुर जी बड़ी सासू माँ के शौहर के साथ उनके घर में शराब पी रहे थे। इसलिए वो रात इसी तरह बीत गई, यानी हमारा सोमवार इसी तरह गुजरा। अगला दिन मंगलवार था। अगले दिन ससुर जी अपने काम के लिए गए थे और मैं बड़ी सासू माँ के साथ थी। इस रात हमने बड़ी सासू माँ के घर में खाना खाया और मेरे ससुर जी बड़ी सासू माँ के शौहर के साथ शराब का लुत्फ उठा रहे थे। हाँ, मेरे ससुर भी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें मेरे शौहर जैसी आदत नहीं। फिर ससुर जी वहां से चले गए। ससुर जी ने कहा, बहू मैं बंगले पर जा रहा हूं। बड़ी सासू माँ ने कहा, आप जाइए, हमें थोड़ी बातें करनी है। कुछ वक्त बाद मैंने भी बड़ी सासू माँ का घर छोड़ दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस लिए बड़ी सासू माँ ने मुझे छतरी दी और मैं घर आ गई। मैंने साड़ी का पलो सर पर लिया हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो ससुर जी फिर से शराब पीते हुए टीवी देख रहे थे। मैं घर आई, लेकिन बारिश और हवा के बायस में पूरी तरह भग चुकी थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, बंगला था, लेकिन मुझे उसे घर कहना अच्छा लगता है। नीचे एक हाल था और ऊपर कुछ कमरे थे। छतरी छोटी थी और मैं काफी भग गई थी। अंदर आते ही मैंने ससुर जी से कहा, बाबूजी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी और मच्छर अंदर आ जाएंगे। फिर बाबूजी ने खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। तभी अचानक घर की बिजली चली गई, लेकिन फिक्र की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे नौकर ने पहले ही मोमबत्तियां जला दी थीं। मैंने कहा, बाबूजी मुझे थोड़ी मदद कीजिए। बाबूजी ने कहा, बहू बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, बाबूजी मोमबत्ती लेकर मेरे साथ ऊपर आइए। बाबूजी ने कहा, बहू अब तो वैसे भी नीचे नहीं जाना है, चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम ऊपर वाले कमरे में गए। बाबूजी ने घर के कोने में मोमबत्ती रखी। फिर मैं बाथरूम में गई और बाबूजी को बुलाया और कहा, बाबूजी यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हुए हैं? आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे, लेकिन गलती से शावर चालू हो गया। मैं फिर से भग गई। हाँ, मैंने नीली साड़ी पहनी थी और फिर मैंने देखा कि बाबूजी चुपचाप मुझे ही देख रहे थे। बारिश की वजह से मेरी साड़ी पूरी तरह भग चुकी थी और बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे ससुर जी हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे। उन्हें थोड़ी बहुत सिगरेट पीने की भी आदत थी। एक दिन मैं सुबह दुकान गई। बारिश हो रही थी और हमेशा की तरह मैंने साड़ी का पुलू सर पर लिया हुआ था। मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ। मैंने छतरी ली और देखा कि मेरे ससुर जी क्रॉसिंग पर खड़े थे। मैंने छतरी आगे बढ़ाई, लेकिन बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनकी निगाहें मुझसे हट नहीं रही थीं। हाँ, उनकी निगाहें मेरी भगी साड़ी के बाहर दिख रहे हिस्सों पर थीं। मैं घर आई और जब मैंने आईने में देखी तो मेरी साड़ी सामने से काफी भग चुकी थी और वो मेरे जिस्म से चिपक गई थी, जिससे सब कुछ साफ दिख रहा था। इसमें मेरा बरा भी दिख रहा था। साड़ी शफाफ होने की वजह से मेरी खूबसूरती नजर आ रही थी। साड़ी पीछे से गीली थी। फिर मैं कुछ सामान लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। तब मुझे भी मजा आने लगा। मैं जानबूझकर बाबूजी के आसपास घूमने लगी। झाड़ू लगाते वक्त मैं नीचे झुकने का बहाना करती। किसी ना किसी हंसी बहाने से मैं बाबूजी को अपना मुजाहिरा दिखाने लगी और बाबूजी भी हमेशा अपनी छपी निगाहों से मुझे देखते और मेरे मजबूत जिस्म को देखकर लुत्फ उठाते। कुछ देर बाद बाबूजी यानी मेरे ससुर घर आए। मैं गीली हो चुकी थी और मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। बाबूजी बैठे हुए थे। वहां एक अलमारी थी। मैंने कपड़े निकाले और उसमें रखी दूसरी लाल साड़ी निकाल ली। इसी कमरे में एक और कमरा था। मैंने पेटीकोट और सब कुछ लिया और दूसरी लाल साड़ी लेकर इस दूसरे कमरे में चली गई। ससुर जी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठे थे।
बाबूजी मुझे साड़ी बदलते हुए देख सकें। इसलिए मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा। फिर मैंने साड़ी बदलना शुरू किया। अब तक मैं बहुत गीली हो चुकी थी। जब मैं साड़ी बदल रही थी, मेरे ससुर चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देखा लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। साड़ी बदलते वक्त मेरी चोड़ियों की आवाज़ हो रही थी, जिससे ससुर थोड़े बेचैन हो गए थे। मुझे भी उस बात का लुत्फ मिल रहा था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। फिर चाहे वो मेरे ससुर ही क्यों ना हो, लेकिन कोई तो मुझे देख ही रहा था। मुझे पता था कि वहीं बरामदे में बैठे थे। वो अपनी धोती में हर हरकत देख रहे हैं। वो अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे। मुझे पता था कि अब बाबूजी तैयार हो चुके थे। कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने साड़ी बदलनी शुरू की। मेरे आज़ा इतने बड़े थे कि साड़ी से पूरी तरह नहीं ढक पा रहे थे। मेरे और बाबूजी के दरमियान करीब 12-15 फुट का फासला था। वो सूफे पर बैठकर मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी चप्पल का बटन खोलने की कोशिश की। बटन खड़ा था, इसलिए उसे खोलने में मुझे काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। अब कई कोशिशों के बाद वो बटन खुला। मेरी साड़ी अब नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी और मेरा भरा हुआ पेट और गहरी नाफ शायद बाबूजी को दिखाई दे रही थी। अब बाबूजी पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। वो अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे और उनकी हर हरकत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि कमरे में अंधेरा था, मैंने आखिरकार आखिरी बटन भी खोल लिया और बाबूजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा मुड़ गई। अब तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा।